अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना, आपको वेलकम कहेंगे। तो सत्ती, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बहुत अच्छे हैं और आज मिजाज हैं ठंडे, क्योंकि कराची में आज सर्दी किसी हद तक मैं वही बात फील करने हो रही लगी है। थी, क्योंकि मिजाज तो ठंडे होना जरूरी भी हाँ। है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि जी जनाब, इससे भी ज्यादा सर्दी होने वाली है कराची में भी, हाँ। बल्कि मुल्क भर में। अच्छा। क्योंकि दिसंबर का भी एंड भी हो रहा है, जिस तरह से बारिश का भी कुछ सुनने में आ रहा है बारिश आज का भी। सुनने में आ रहा है। अच्छा, जो मैंने सुना वो ये कि सैटरडे संडे कराची में बारिश एक्सपेक्टेड है। जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारे बाकी बलाई इलाके हैं वहाँ पर ठंड तेजी से पड़ रही है, बर्फबारी का और सिलसिला भी जारी है। मज़ेदार मौसम तो है। वहाँ से यहाँ भी थोड़े से असरात आएंगे, यहाँ पे बारिश होगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमें मजीद थोड़े वार्म किस्म के कपड़े पहनने की बिल्कुल जी, मिल कराची जाएगा वाले मौका। ज़ाहिर है जी कि जी, अपनी लेकिन तैयारियां कर उसके लें। साथ साथ जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी दिन ब दिन उरूज पर जाती जा रही कैसे? है। रीजन बीइंग कि हमने जब बल्दियाती इलेक्शन देखा, उसके बाद मैं ये बात करी थी कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर सामने आ रही है। हाँ। क्योंकि जब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को वहां पर अपसेट का सामना रहा, उसके बाद जो बयानात आना शुरू हुए, जरदारी साहब का बयान और फिर डील की बातें भी एकदम चलें, से वो तो खैर शुरू हो गई। अभी सुबह सुबह इतना हम न्यूज़ का तड़का नहीं देंगे, उनका मूड भी अच्छा मुझे लगता है करेंगे। मैंने काफी टेम्परेचर बहुत- हाई कर हाँ दिया। जी, बहुत जी, टेम्परेचर हम लो करेंगे। जैसा मौसम है वैसे ही टेम्परेचर होगा और वैसे ही हमारी गुफ्तगू होगी। ठंडी था लेकिन मज़ेदार। पहले टॉप स्टोरीज। आज जैसे हमने टॉप स्टोरीज जी। देखी हैं, उसमें जितनी भी खबरें अभी तक आई हैं वो कोई टेंशन देने वाली खबर नहीं है, सब ही अच्छी और बेहतरीन खबरें। पहली बात तो ये कि हाउस वाइफ के बाद जो हाउस हस्बैंड वाली मैंने खबर पढ़ी, हाँ जी। तो मैं तो इस चीज़ पे मतलब सैल्यूट करूंगी कि ऐसे नहीं, सपोर्टिव बिल्कुल। किस्म के लोग भी दुनिया में बिल्कुल होना हैं। चाहिए और हमारे आसपास हमारे पीसीआर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े सपोर्टिव हैं और आ- ऐसा आ- होना चाहिए। आप हैं? होना चाहिए। अच्छा। देखिए जी, मैं भी अच्छा। अगर मौका आएगा तो लाजमी तौर पर आई विल बी सपोर्टिव। और एक आप और भी एज अ वाइफ आगे चल के अगर सपोर्ट करना इंशाल्लाह। चाहेंगी तो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह। करेंगी। और इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू केयर। आपका एहसास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पार्टनर। अच्छा, उसके बाद जो हमने दूसरी खबर की थी वो यही कि भांग तैयार हो रही है, ये भी एक बहुत अच्छी खबर आई। मौसम की खबर कितनी अच्छी है भाई। और उसके बाद अभी तो- पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्रिकेट दीवानों के लिए जो अच्छी वो खबर है, तो ये सारी खबरें आप साथ डिटेल में बड़ी हमने अच्छी शेयर है। कर दी लेकिन हैं। पहले उसी पे बात कर लेते हैं ना जरा। जी, जी। हाउस वाइफ का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम आपको आज तज़किरा भी करेंगे और जिक्र भी करेंगे और मिलवाएंगे भी ऐसे हाउस हस्बैंड से जो अपने अहलिया की पीएचडी मुकम्मल करवाने के लिए घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। और इस्लामाबाद के आमिर अहमद साहब जो हैं वो रिवायती शौहरों से हटकर बच्चों की परवरिश और बीवी के करियर को खुद पर तरजीह दे रहे हैं। That says a lot देखिए about जी, that हमने person. सती ये देखा है कि हमेशा जो वालिदैन होते हैं वो ऐसे बच्चों के चाव पूरे कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसने सेक्रीफाइस किया है वो स्पाउस ने किया है, हस्बैंड ने किया है। खवातीन बेसिकली उनमें भी एक चीज़ होती है, एक फैक्टर होता है कि वो थोड़ी सेक्रीफाइसिंग नेचर की होती हैं, जो घर से उनको सिखाया जी, जाता जी। है। लेकिन जी यहाँ पर हमने हस्बैंड को देखा है और सल्यूट पेश करेंगे हम उनको। बिल्कुल जी, और लाइव सल्यूट पेश कर लेते हैं जरा से। हमारे साथ हमें बराह रास्त इस्लामाबाद से जुड़ कर रहे हैं आमिर अहमद साहब, जो इस वक्त भी अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची को इस वक्त बैठा के बैठे हैं और वो भी देखिए शी इज जस्ट फेसिंग द कैमरा ब्रिलियंटली। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला यार। मतलब एंड गुड मॉर्निंग। It's not easy. It's not Good easy morning to to you handle- guys also. Good Handle the morning. kids. Good morning. और ऊपर से ये सारा काम कैसे कर रहे हैं आप सारा कुछ ये? ये जी बस ये एक्चुअली एक कलेक्टिव एफर्ट है। Exactly. मेरी और मेरी वाइफ के साथ मिलके सारा होता है, ये आप अकेले नहीं आप कर सकते इस तरह। ये एक डिसीजन होता है जो आप इकट्ठे लेते हैं और बेसिकली हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, काम में भी, बच्चों की परवरिश करने में भी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके ओके, तो बच्चों की एज क्या है? ये तो प्यारी सी बच्ची जोया जो है, इसकी एज क्या Zoya, है? how old are you? 4 4 and a half, almost 5. अच्छा माशाल्लाह। और दूसरा And बच्चा then जो we have a 1-year old also. ओ, उसकी भी आवाजें पीछे से आ रही हैं मुझे वैसे। तो आमिर हाँ जी, वो मैंने बिठाने की कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ पे आपके रिमोट कंट्रोल, तारें तूरें, सारी चीजें उसमें सब ये आ गया दोबारा। अच्छा, ये आ गया ओ, लेकिन फिर जबरदस्त। रोएगा और फिर जाएगा। अच्छा आमिर, एक चीज़ होती है कि ख़वातीन को तो शुरू से इस बात की एक ट्रेनिंग भी मिल रही होती है, कुछ उनकी नेचर में भी होता है कि वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालने में और हाउस वाइफ के तौर पे बड़ा अच्छा किरदार निभाती है। लेकिन हमारे मुआशरे में यूजुअली ऐसा नहीं होता कि बेबी सिट एक हस्बैंड कर रहा हो, लेकिन आपको तो प्रॉपरली एक ऑल टाइम आपकी ये जॉब है। तो कभी ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल पेश आ रही हो और कभी लगे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, वाइफ को होना चाहिए यहाँ पर, कभी ऐसा ख्याल तो दिल में आया होगा? गुड क्वेश्चन।
नहीं देखिए जी, आजकल के नॉर्म्स में ना, आजकल जिस तरह चल रहा है, बेसिकली क्या होता है कि 5 बजे तक मेरी वाइफ वापस आती है काम से, उससे तक मैं सारे अपने बच्चों का और घर का जो भी सिस्टम होता है सारा संभाल रहा होता हूँ। लेकिन जिस तरह 5 बजे वो वापस आती है, फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। आपको पता है मैं बेबी फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा आमिर अहमद न्यूबॉर्न फोटोग्राफी है, इंस्टा के ऊपर भी है, यू कैन लुक फॉर मी। और हमारा माशाल्लाह इट्स अ नीश मार्केट दैट वी फॉलो। और जब वो जिस तरह ही वो वापस आती है, फिर मेरी फोटोग्राफी ऑन हो जाती है, प्लस मैं कारपेंटर भी हूँ, तो फिर मेरी कारपेंट्री, आई मेक टेबल्स, रेजिन टेबल्स आल्सो। आई डोंट नो इफ यू गाइस टुक दैट शॉट, मैंने हालांकि भेजी थी, आपने नहीं लगाई, बट सो मेरा बात का काम शुरू हो जाता है। तो इसमें ना अना बड़ा मैटर करता है। अगर हमारे कम्युनिटी में अगर मर्द बैठा हुआ है और घर पे बैठ के सिर्फ बच्चे ही पाल रहा है और रोटियां तोड़ रहा है, तो फिर उसके बाद सारे उसको गालियां ही देंगे मिलते हैं बहुत। लेकिन अगर आप पैसे भी कमा रहे हैं, और अपने बच्चे भी पाल रहे हैं, तो मैं कहता हूं उससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती जो आप अपने बच्चों अच्छा, दूसरा आमिर भाई एक और चीज भी है कि ये रियलाइजेशन भी होती है कि खवातीन जैसे बाज़ औक़ात ऐसी हाउसवाइफ्स भी होती हैं जो जॉब्स भी कर रही होती हैं, वो जॉब्स भी करती हैं, फिर उसके बाद आकर जिस तरह से आप घर संभाल रहे हैं, इसी तरीके से वो घर भी संभालती हैं। तो ये एहसास भी आपके दिल में ये काम करने के बाद उजागर हुआ कि यार ये बड़ी कुर्बानियां देती हैं औरतें, जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दैट्स आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने अपने बच्चे पालना शुरू किए, व्हेन शी वाज बोर्न एक्चुअली, पहले साल तो मुझे समझ नहीं आई थी कि माएँ करती किस तरह है। बिकॉज ना आपको खाने के लिए टाइम मिलता है, ना जाने के लिए टाइम मिलता है, ना कुछ चीज उठाने के लिए टाइम मिलता है। लिटरली फुल टाइम चील की तरह आपको आंखें आपके बच्चे के ऊपर होनी चाहिए। नहीं, और एक और चीज भी है ना, जब आप सोना चाह रहे हैं और बच्चा नहीं सोना चाह रहा, तो ये दैट इज आल्सो वो तो नेवर एंडिंग है। वो तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अब सोना ही नहीं है कभी भी जिंदगी में। अच्छा। लेकिन जब बच्चे सोए तो वही टाइम है कि आपने जब बच्चे, इसका ट्रिक है, जब बच्चे सोए आप भी सो जाएं, ताकि उसी टाइम पे फिर उठें, ताकि आपकी नींद ना खराब हो। साल के बाद हमें रियलाइज हो गया था। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब जो माएँ जिस तरह अपनी जो देती हैं, जो कुर्बानियां देती हैं, स्पेशली द वुमेन हु वर्क, जो सुबह काम पे जाती हैं और फिर वापस आती हैं, फिर बच्चे संभालती हैं, और सेल्फलेसली सलूट किया। मैं उनके सामने जितना कहूं उतना कम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज है, आप अपना काम कर रहे हैं, यू आर अर्निंग, और आपने कहा कि ये जो रोटियां तोड़ने वाला एस्पेक्ट होता है लोग उसको पसंद नहीं करते और उस पे लेकिन स्टिल अभी भी आप जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक फैक्टर जो कई लोग सराह भी रहे हैं, हम यहाँ पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑफिस में आपको लोग करते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको बुरा भी कहते होंगे, तो ऐसे लोगों से कोई पाला पड़ा आपका? सर देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो क्या कहते हैं बुरा कहने वाले हैं, वो ट्रोल्स तो हर जगह ही होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप घर पे बैठ के वेले बैठे हुए और कोई काम नहीं कर रहे, तो फिर तो मैं भी जूतियां मारूंगा उसको, और मैं भी उसका मजाक उड़ाऊंगा बंदे का। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के उतने पैसे कमा सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए की परवरिश सही कर सकें, उनके लिए आप प्रोवाइड कर सकें सब कुछ जो उनके लिए जरूरियात हैं, तो आई थिंक कि इससे ज्यादा बड़ा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, और जिनको लगता है कि ये बुरा है, तो फिर आप देखें कोविड चल रहा है आजकल तो वैसे ही सारे घर से काम कर रहे हैं, और घर से कंप्यूटर, हमारे पास आई एम अ वर्क फ्रॉम होम डैड, तो वर्क फ्रॉम होम डैड, हम इधर कंप्यूटर इंजीनियर हैं जो ये कर रहे हैं, हमारे पास आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, हमारे पास कितने लोग हैं अभी जो घर पे बैठ के कोविड की वजह से बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल। तो मेरा तो पहले ही सेटअप बना हुआ था, मैं तो सेट हो गया था कोविड में, क्योंकि मुझे लगा था कि जिस तरह के नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज मेरी जिंदगी तो वही थी पहले। तो आमिर ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप तो पहले से ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, बच्चों के लिए खाना भी तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, उनका जो फूड होता है वो बड़ा ट्रिकी सा होता है उसको बनाना, और फिर उनको खिलाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ जी, बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और खाने के मामले में मैं सिर्फ नाश्ता बना सकता हूँ, मैं खाने नहीं बना सकता कोई भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसके लिए कोई और खाना बनाता है, लेकिन नाश्ता मैं जरूर बनाता हूँ, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है। जिस तरह मेरी बेटी मेरे हाथ से खाती है। हु डू यू ईट ब्रेकफास्ट फ्रॉम? थैंक यू। मुझे लगता है आपके दोनों बच्चे आपके साथ ज्यादा अटैच है। बहुत ज्यादा अटैच्ड है माशाल्लाह, लेकिन जो छोटा वाला है, अभी वो छोटा है तो वो अपनी माँ के साथ ज्यादा है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरे पास आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि वो ये जो आपकी अहलिया है, उनकी पीएचडी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद भी तसलसल यही चलेगा, या उसके बाद फिर ये है कि दोनों मिलके थोड़ी तवज्जो ज्यादा रखेंगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, शी इज अ प्रोफेशनल, जो कि एक डॉक्टर है, पीएचडी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो जी, तो अब वो जो है क्या कहते हैं, शी इज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटीज, और वो जा रही है, काम कर रही है, वो नहीं रुक सकता, बिकॉज वो उसका मिशन है जिंदगी का। वो पैसे कमाने का मिशन ही, एकेडेमिया में कोई पैसे नहीं होते, लेकिन उसमें मिशन होता है एक बंदे का कि जिंदगी में मैंने कुछ करना है, अच्छा करके जाना है, यू नो, यू हैव टू डू समथिंग। तो वो तो नेवर एंडिंग होता है मिशन।
इट नेवर एंड्स। अच्छा आमिर, तो बेसिकली जी जी आमिर, एक सवाल ये कि जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले थे, ये उससे पहले आपने डिसाइड कर लिया था कि हम इस तरीके से चलेंगे? नो, वी डिडंट डिसाइड लाइक दिस। मैं Okay. पहले 15 साल मैंने नौकरियां की हैं। मैंने तकरीबन कराची में ही था, मैंने वहाँ पे चैनल्स में काम किया है, मैंने मार्केटिंग फर्म्स में काम किया है, बहुत जगहों पे काम किया है। अच्छा। उसके बाद ये जो डिसीजन था मेरे लिए आसान नहीं था, बिकॉज आई हैड टू ब्रिंग एवरीथिंग टू माई हाउस। जब बच्चे पैदा हुए मुझे अपना स्टूडियो भी घर में खोलना था, मुझे अच्छा। अपना ऑडियो स्टूडियो भी घर में खोलना था, कारपेंट्री का मुझे अपना वर्कशॉप भी घर में करना था, ताकि मैं दूर ही ना जाऊं उनसे कहीं भी। अरे जबरदस्त। चलें जी। इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन और प्रोसेस था पूरा। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ये पूरा प्रोसेस है। जिस तरह से आमिर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे थे, अमेजिंग एक्सपीरियंस उनका बिल्कुल रहा है। जी। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर मामला इस तरह से चल रहे हो तो आपको सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल जी, दैट इज ग्रेट और ही इज डूइंग वेल। अब आगे भी चलता रहे इंशाल्लाह ये सिलसिला, हाँ जी। और सब लोगों को काफी सपोर्टिव होना चाहिए इससे अभी मुतालिक। फिर आगे बढ़े। जी बिल्कुल, आगे और- बढ़ते हैं। और एक अहम तरीन खबर जो कि सामने आई, तो पहले जब फैसला किया गया था तो उस वक्त जनाब ये कहा गया था कि ऐसे कैसे कर रही है गवर्नमेंट, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। कई लोगों ने इस बात का मजाक भी बनाया, लेकिन बिल आखिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से काश्त की गई भंग की पहली फसल तैयार हो गई है जी पाकिस्तान में। जी जी। तो उसके यूजेज क्या होंगे, किस तरीके से उसको इस्तेमाल हाँ। किया जाएगा, ये भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकी काबीना से भंग की काश्त की इजाज़त मिलने के बाद वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के इश्तराक से रबात में भंग की पहली फसल काश्त की थी। फसल तैयार होने पर वफाकी वजीर शिबली फराज ने भंग की कटाई का इफ्तिताह किया और मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करने वाले साइंसदानों की काविशों को सराहा। शिबली फराज का कहना था कि भंग की काश्त का मंसूबा कामयाब रहा है और अद्वियात के लिए भंग की काश्त के बाद इंडस्ट्रियल भंग की काश्त का मंसूबा भी जल्द शुरू किया जाएगा। हेम्प की जो ये इंडस्ट्रियल और जो फार्मा की जो कल्टीवेशन होगी, उससे दूसरा जो सबसे साइड इफेक्ट उसका क्या होगा कि जो इलिसिट बिजनेस है, गैर कानूनी बिजनेस है, जो कि ड्रग्स का है या किसी चीज़ का भी है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए कि ये प्रोडक्ट्स जो इससे निकलते हैं वो 10 गुना ज़्यादा मुनाफा हैं। ज़रई साइंसदान भंग की काश्त के मंसूबे को हाई वैल्यू फसलों की काश्त की जानिब अहम कदम करार देते हुए कहते हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर कमाने के अलावा मुल्की कर्जों का बोझ कम करने में भी मुआविन साबित होगा। हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब इसका हम कोई ना कोई नतीजा खेज जो है वो रिपोर्ट तैयार कर सकें और गवर्नमेंट की इस मामले में हेल्प कर सकें, ताकि जो हमारे कर्जों का बोझ कम हो। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास अगर 10% CBD ऑयल भी ऑब्टेंड होता है इस बायोमास से, तो वो भी हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन हम उसको अब कोशिश करेंगे कि बाहर की स्ट्रेन के साथ क्रॉस करके और हम अपना सीड जो है प्रोड्यूस करें लोकली। निजी सेक्टर की भंग की काश्त में शमूलियत के लिए वजारत साइंस ने भंग पॉलिसी भी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी है। पाकिस्तान में भंग की फसल की पहली काश्त कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। दूसरे मरहले में 100 कंपनियों को पाकिस्तान में भंग काश्त करने की इजाज़त दी जाएगी। कैमरामैन जुनेद हफीज़ के साथ फ़ारूक एजाज, ARY न्यूज़, रावलपिंडी। तो जी चलें आपने जी। देखा कि इफ्तिताह कर दिया जी पहली हाँ। फसल का। और जिस तरह से विफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि भंग पॉलिसी तैयार कर ली गई है हाँ। और विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद जो है वो लाइसेंस बिल्कुल दिए जी। जाएंगे उसके बाद। हाँ, और इसी पर अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ बनफसे नफीस इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, बराह रास्त इस्लामाबाद से। शिबली साहब, माशाल्लाह से ये एक सिलसिला शुरू हो गया और आप सोचे कि 1997 के बाद से वो जो एक्ट था नारकोटिक्स कंट्रोल का, उसके बाद से और उससे पहले से भंग का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता था कि मतलब एक इलीगल सब्सटेंस है जो कि दो चीज़ों में यूज होता है, कैनबिस का इस्तेमाल या तो चर्च में या फिर उसके अलावा जो है वो भंग एज अ ड्रिंक। लेकिन आप लोगों ने इसको लीगलाइज कर दिया मेडिकल पर्पसेस के लिए कि एक्सपोर्ट हो सकता है। तो टेक्सटाइल ये के लिए भी। हाँ जी, बहुत सी चीज़ों के लिए। तो ये कैसा तजर्बा रहा? देखिए, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने जिस एक्ट का हवाला दिया सेक्शन 4 1997 का, उसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे जो मुल्क में इस किस्म की कैनबीज और इस किस्म की चीज़ें सिर्फ नेगेटिव साइड पे इस्तेमाल होती थी। Precisely. और जो रेगुलेटरी या कंट्रोल करने वाले इदारे थे वो इससे आगे नहीं गए। अब हमने आके इसको ये किया है कि हमने इसकी जो मेडिकल वो हैं बेनिफिट्स हैं, इसके जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हैं, उसको हमने अलहदा किया। अच्छा। और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो कि जिससे कि ये नशावर नशावर चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो कंटेंट है
वो इतना कम है कि वो उसमें उससे नशावर चीज़ें नहीं बन सकती हैं, बल्कि सिर्फ मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो वो जो आपकी टीम थी, जिन लोगों ने, जाहिर है कि साइंसदानों की, जिन लोगों ने ये तजुर्बा किया सारी चीज़ें, उन्होंने ट्राई करके देखा इस सारे ये जो प्रोसेस को। शिबली फराज साहब, हमें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, जी। अच्छा, वो जो नारकोटिक्स कंट्रोल का एक्ट था 1997 का, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि जनाब ना आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब लाइक इट वाज एन इलीगल सब्सटेंस। Exactly, मतलब और जब- इस हवाले से लेकिन, सती, हाँ, हमने जो चीजें देखी कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इस विजन का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी इस पर आए। बिल्कुल जी, बड़े नेगेटिव कमेंट्स थे। तो हाँ जी। अब शिबली फराज साहब मीनवाइल हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं, वो थोड़ा सा हमारा कनेक्शन का इशू था। अच्छा शिबली फराज साहब, तो ये जो एक मतलब काफी इस पे जोक्स भी भंग के हवाले से, वैसे ये जो आपकी टीम थी, उन्होंने ट्राई करके देखा, उन्हें पता कैसे चला कि जी इसके मेडिसिनल पर्पस होंगे, कोई और पता चले वहां पर जाएं तो सारी टीम ही लगी हो वहां पर सुट्टे मारने में या खुदा न ख्वास्ता कंज्यूम करने में। तो डिड यू मेक श्योर ऑफ दैट कि ऐसा ना हो नहीं कभी? जी, देखें, ये इसका ये पहलू बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ा संजीदा सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई अहम ममालिक में इस पे तहकीक भी हुई है और इसके जो कवायद और ज़वाबित हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल जी। हमने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं, तो जाहिर है कि हमने कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आलमी तौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर वो नशावर उसमें आती है तो जाहिर है कि वो हम नहीं करेंगे। उसके लिए बिल्कुल जी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी है और उनका बड़ा एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। ये जो है इसको हमने लेबॉर्ट्रीज में किया है, इसकी हमने पायलट प्रोजेक्ट किया है। इसमें हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के स्कर्दू हो गया, केपी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, लोकल इस्लामाबाद हो गया, इनकी जो हमने सीड्स हैं वो लिए हैं और उनको हमने प्लांट किया है और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। अच्छा। इसमें बताना ये है कि जो असल चीज़ होती है वो सीड होता है और सीड बड़े महंगे होते हैं, तकरीबन $8 से $12 का एक सीड होता है। ओह। तो हमारी पहली कोशिश तो ये है कि हम ये सीड प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे तो ये और शिबली फराज उसमें साहब, हमने जो लोकल वर्जन है, क्योंकि जी, जी। असल चीज़ तो ये है कि जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करता हो, तो इससे जो प्रोडक्ट्स होंगे ये दो हैं। ये जो कल हमने किया है ये मेडिसिनल है, जिसमें से कि CDB ऑयल और इस किस्म के और प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमती होते हैं और कुछ हम इंपोर्ट भी करते ठीक हैं। है। और ये कैंसर की दवाइयों में, पेन रिलीवर और BCO दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है। ओके। और जो इंडस्ट्रियल साइड है वो इक्वली अहम है, लेकिन उसकी जो वो फाइबर जो इसका स्टेम जो होता है उससे जो फाइबर निकलता जी, है जी। वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे और कि हम उसको देख रहे हैं export शिबली भी फराज कर साहब, अभी सकेंगे। जो कपास की फसल है उसकी भी पैदावार नहीं हुई, तो उसका भी ऑल्टरनेटिव है ना उसके जी तौर पे बिल्कुल, भी? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है और उससे काफ़ी स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा है। यानी जो इसका जो फाइबर है वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत कपास के फाइबर से। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। अच्छा, उसके अलावा CBD ऑयल भी एक इससे बनता है, वो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा कई चीज़ों में यूज़ होता है। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा शिबली फराज साहब कि ये जैसे कि आपने गवर्नमेंट की सुपरविजन में आप लोगों ने ये तैयार किया और मुख्तलिफ मकामात पे करेंगे, लेकिन क्या आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी को लाइसेंसिंग की जा सकती है कि अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन वो ये चीज़ तैयार कर सकें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वह एक दफ़ा जी ये पॉलिसी और इसका एक्ट भी हमने बना लिया है, रूल्स रेगुलेशंस भी बना लिए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो की है, ख़ास तौर पे बाहर के लोगों ने, जो कि आके यहाँ पे एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस जगह पे अपनी ये कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। उसके पैरामीटर्स भी हमने सेट किए हैं और इनिशियली जो एक अथॉरिटी भी बनाई है हमने, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेले के नीचे मुख्तलिफ इदारे, जिसमें कॉमर्स भी है, एंटी नारकोटिक्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, हेल्थ भी है, ये सारी मिनिस्ट्रियल वो उससे मशावरत से ये बना भी, पॉलिसी भी बनी, प्राइवेट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर सबकी उससे बनी। शिबली फराज साहब, अब एक- इसके एक लिए जो सवाल। है तो जो जी, जी। कवायद और ज़वाबित हैं वो बन गए हैं। अच्छा। और हम जो है तो इसके लिए इनिशियली 100 लाइसेंसेस जी, अभी इसी हवाले से बात करने लगी थी। 100 लाइसेंसेस की आप बात करें, जो 100 लाइसेंस आप दिए जाएंगे, ये फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल को दिए जाएंगे, इसमें डिवीजन किस तरह से होगी? और दूसरा ये कि अभी इनिशियल लेवल पे आप देखिए जी, ये तो फार्मास्यूटिकल जो को ही licensee- देंगे।
जी देखें, जो लाइसेंसीज होंगे वो खुद उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेडिसिनल साइट पे जी, जाना जी। चाह रहे हैं या वो इंडस्ट्रियल साइट पे जाना चाहते हैं। ठीक है। तो उसकी एक जो भी हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं दोनों के लिए, वो उस पे अगर पूरे उतरेंगे तो उनको लाइसेंस मिलेगा। और इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, क्योंकि इसका हमने जो सही इस्तेमाल है जिसमें एक्सपोर्ट्स हम कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। तो ये गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में डाइवर्सिटी लाने के लिए भी, और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को एक इंटरनेशनल मार्केट में एक जगह देने के लिए। तो बहुत अच्छा। ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रही है इंटरनेशनल कंपनीज की। तो अभी तक जो जब आप लोगों ने ये डिसाइड किया था, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो काफ़ी था, लेकिन एक एस्टिमेट होगा, इमरान खान साहब का ऑब्वियसली विजन था, कितना एस्टिमेटेड आप लोग रेवेन्यू इससे जनरेट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में? देखें, ये आपने दुरुस्त कहा कि देखें ये प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जी, जी। था और मुझे भी थोड़ी झिझक हो रही थी इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का विजन इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। और ना मैं इस चीज़ की परवाह करता हूँ कि लोग कोई मजाक उड़ाते हैं, जो भी करते हैं। अहम चीज़ है कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क की एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना, सेल्फ सफिशिएंट करना, खास तौर पे फार्मा इंडस्ट्री में, जिसमें कि हमें दवाइयाँ 90% हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं अपनी फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, दिस इज गुड। और आगे कोई और एक ऐसा वेंचर जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे जैतून हो? के हवाले से भी तो जैतून के हवाले से पैदावार। ऑब्वियसली वो तो चल रहा है, हाँ। माशाल्लाह, दैट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। बिल्कुल। तो कुछ और सोच रहे हैं शबली फराज देखिए साहब, कुछ अगेन नया? वो प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी उस पे हमने ऑलिव पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़े 2 साल से पहले से काम शुरू किए, और कल मैंने प्रोडक्ट्स भी बताए जो कि बिल्कुल किसी भी इंपोर्टेड ऑयल से पैकिंग के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन है। तो कमाल ये है। चीज़ें हैं जो कि हम एक नई उसमें चीज़ें ला रहे हैं, जिसमें कि जो एक ट्रेडिशनल सिर्फ टेक्सटाइल और सिर्फ टेक्सटाइल, उसमें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बड़ा डाइवर्सिफाई करना है, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, और इससे आगे हम एक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ला रहे हैं जो कि इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन में जो है ना उसको हम अनवेल करेंगे, जिससे That कि is जिस तरह great. मैंने कहा था एक प्रोग्राम पे कि उससे कम से कम अगले 2 साल में 1 लाख जॉब्स जो है ना वो नई क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। यंगर जनरेशन के इंशाल्लाह, लिए। इंशाल्लाह। अच्छा सर, जाते जाते अब इंशाल्लाह। आप एक थोड़ा सा सियासी मामला तो खैर इलेक्शन से मुताल्लिक ही है, ये ईवीएम के मामले पे कहाँ तक बात पहुंची है, और क्या मशीन्स वगैरह कब तक एक्वायर करना शुरू हो जाएंगी, कब तक आ जाएंगी? बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। जी बिल्कुल, नहीं बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए हमने ईवीएम को बिल्कुल उसको हमने वो नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। ईवीएम हमारी जो गवर्नमेंट की जो एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के लिए एक जो हमारी जो एक कोशिश है, हम उसको फाइनलिटी तक ले जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है बॉल कि वो जल्द अज जल्द अगले 1 हफ्ते में वो जो है तो स्पेसिफिकेशंस को अनाउंस कर दे, ताकि दुनिया में, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो इस टेंडर में शरीक हों और आरएफपी फ्लोट करें, ताकि ये जो है ये इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स आएंगे चलें हमारे। जी, गुड लक विद दैट। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो भंग की फसल, जो पहली फसल है जिसका कटाई हुई, उसका इफ्तिताह किया, उसके बाद वो हमारे साथ अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अभी हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो लोग वैसे खुश हो रहे थे ना, खुश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ दवाइयाँ बनेंगी या फिर टेक्सटाइल सेक्टर में यूज होगा। एग्जैक्टली। ऐसा आपकी मुरादें पूरी नहीं होगी। चलें ठीक जी, है, we'll ब्रेक take a लेते हैं, break. ब्रेक के बाद आएंगे जी। तो एक बार फिर बार बार कह रहे हैं, एक बार फिर सुन लें, कराची वाले हो जाएं होशियार। होशियार हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि मौसम होने वाला है ठंडा और होने वाली है बरसात, और इंशाल्लाह। बरसात होगी जबरदस्त। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, पता चले हो ही ना, उसके अंदर इतनी एम्बैरेसमेंट वैसे होती है। कराची का जो मौसम है ना वो बड़ी बार धोखा देता है। कई बार ऐसा हुआ कि जी महकमा मौसमियात ने कहा बारिश होगी बारिश होगी। मैं जब आई तो मैंने कई बार सुना, अच्छा चले अब बारिश देखने का मौका मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन वो हुई नहीं। लेकिन बारिश के मतलब फायदे होती हैं। फिर अचानक हो जाती है। बारिश के फायदे हैं, ना होने के या होने के अच्छा। देखें, वरना सर्दी खुश्क होती है, फजा में बीमारियां, मुअल्लक जो infections जज्बात अच्छा जज्बात भी हमारे मुअल्लक रहते हैं, तो लेकिन वो क्या अज्जा जो फजा में मुअल्लक होते हैं, जो छोटे छोटे PM2 पार्टिकल्स है, वो बड़े नुकसानदेह होते हैं, और हाँ। उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मुतासर होता है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ती है, और खुश्क सर्दी की वजह से लोग तरह तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं, सांस के अमराज हों। और दूसरा इस मैं तरीके फिर वही से। बात करूंगी कि देखें थोड़ी सी सर्दी आ जाएगी बारिश से, कम से it कम would be बारिश so आ much जाए। अल्लाह मियां बारिश बरसा दे। सैटरडे संडे का कह तो रहे हैं, लेकिन चले जी अभी देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, बल्कि पूरे मुल्क में मौसम कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात
सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले यही बात पूछूंगी, कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कब तक एंजॉय करेंगे हम? पिछले 2-3 दिन से कराची में मगरबी या जनूब मगरब से आने वाली हवाओं का एक तरह से सिलसिला चल रहा है। उसकी वजह ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला पहाड़ों के ऊपर, तो वो ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दाखिल उसके असरात हैं फ़िलहाल, लेकिन दाखिल वो 25 तारीख से होगा बाकायदा। तो कराची में भी 26 यानी संडे के दिन और फिर आगे मंडे को इम्कान है हल्की बारिश, कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश। अच्छा जी, अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि वैसे तो ये सवाल खासा वो कहते हैं खुशफहमी पर मबनी है, लेकिन फिर भी कि कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है और किन किन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है? जैसे अक्सर होता है एयरपोर्ट की साइड पे, मलीर की साइड पे ज़्यादा बारिश होती है, इस बार क्या एंटिसिपेशन है? 8 से 10 मिलीमीटर तक तो लाइट रेन ही शुमार होती है उसमें, तो इतनी तक का ही इम्कान है कि ज़्यादातर इम्कान ये है कि लाइट रेन होगी, और किसी एरिया में हो सकता है किसी इक्का दुक्का जगह में मॉडरेट भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि लाइट रेन होगी। यानी मिलीमीटर्स में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर मैक्सिमम, शायद इतनी भी ना हो लेकिन इससे कम, यानी जनरली लाइट रेन की। अच्छा सरफराज साहब, ये भी कहिएगा कि सिंध के जो साहली इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान है, और अगर है तो कितनी बारिश वहाँ पर हो सकती है? तो ज्ञानी का भी खदशा है? देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, मगरबी हवाओं का सिलसिला, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादातर नॉर्थ में रहती है, लेकिन इस दफ़ा ये निचले लैटिट्यूड्स पे पेनिट्रेशन हो रही है, तो सिंध की और बलूचिस्तान के पूरे साहिली इलाकों में भी बारिश होगी, और बहुत ज़्यादा कोई तुग़यानी का खदशा नहीं है, और ऐसा कोई उस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश है। अलबत्ता बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी हिस्से हैं, यानी सिब्बी, कोलू और खारान डिस्ट्रिक्ट और ऊपर जो ज़ोब के एरियाज़ हैं, वहाँ पर किसी किसी जगह में तेज़ बारिश का इम्कान है, और फिर ये पूरा हवाओं का सिलसिला फैलते फैलते सिंध से, बलूचिस्तान से होता हुआ पंजाब और फिर अपर पंजाब और केपी, कश्मीर, जीबी, उन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश हो। अच्छा, आप ज़रा ये बता दें कि ये जो मौसम है, ये हम तो यहाँ पर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ठंडा हो जाएगा, लेकिन वाक़तन कितना पारा नीचे आ सकता है अगर बारिश हो जाती है तो? बिल्कुल इम्कान सर्दी का बढ़ जाएगा 28 तारीख से, खासकर 28 दिसंबर से, या ज़्यादा आप कह रहे हैं कि 29 से ऑनवर्ड, फिर अगली 5 या 6 तारीख तक सर्दी रहेगी। उसमें जैसे कि पिछले दिनों कराची का टेम्परेचर 9 डिग्री तक गिर गया था रात का टेम्परेचर, इसी तरह से आने वाले दिनों में भी, यानी 28-29 दिसंबर के बाद दोबारा से मिनिमम टेम्परेचर यही 8 या 9 की रेंज में तक आ जाएगा, और फिर दिन का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 22-23 डिग्री तक आ सकता है, जो कि आजकल 26, 27, 28 तक भी चला जाता है। ये रेंज रह रही है, वो भी नीचे आ जाएगा। अच्छा सरफराज साहब, ये भी है कि बर्फबारी का भी लोग वेट कर रहे होते हैं कि बर्फबारी हो। अभी भी वैसे बलाई हिस्सों में, कुछ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कब तक बर्फबारी होगी बाकायदा तौर पे? ये देखिए, पहला अच्छा स्पेल है इस विंटर सीज़न का, और इसमें इम्कान ये है कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, केपी में, कश्मीर में और जीबी की तरफ, उन सब, और बलूचिस्तान के भी शुमाली इलाकों में, यानी कोयटा, ज़ियारत, चमन, इन सब एरियाज़ में बर्फबारी होगी, और अच्छी बर्फबारी होगी। इसमें जो खासकर ऊंचे पहाड़ हैं, उधर नारान, गिलगित, कागान वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर तो और काफ़ी अच्छी बारिश भी और फिर बर्फबारी भी होगी। मरी की तरफ भी, गलियात में, उन सब एरियाज़ में अच्छी बर्फबारी होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, और आपने जाहिर है कि हमारे जो दिलों को खुश कर दिया जिस तरह से आपने प्रेडिक्शंस की हैं कि क्या ज़बरदस्त बारिश होगी और क्या मौसम मज़ेदार हो जाएगा, ठंड में इजाफा होगा। आप ठंड की बात करिए और मुझे एकदम से क्रेविंग होना शुरू हुई है। किस चीज़ की? खाने की। अच्छा, किस तरह के खाने की? क्योंकि अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ ना, तो एकदम से, मैंने आपको पहले भी कह रही थी, मेरा मेदा खिंचना शुरू हो जाता है। कुछ खाने की बात हो तो मेरा दिल करता है कि बस आप कुछ खाने के लिए आ जाए फटाफट। अच्छा, किस तरह के खाने की? हर किस्म के खाने, चटपटे तो खाने, कुछ भी। हाँ, लेकिन अगर आपको इत्तेफाक हो मोंजेदोड़ो जाने का, तो अच्छा। वहां पर पहले तो ये था कि सुनसान सा एरिया था, इतना डेवलप्ड, तो उसका नाम ही ऐसा है, मोहनजोदड़ो, यानी कि मुर्दों का टीला जी। तो वहां पे इतना वो डेवलप्ड नहीं था, लेकिन अब अगर आप वहां जाएंगे, पहले तो हमें साथ में खाने लेके जाने पड़ते होंगे, लेकिन अब जो सयाह वहां जाएंगे उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक खातून ने वहां पर अब बना दिया है एक स्टॉल। और ये मकामी खातून है हाकिम ज़ादी, नाम से करें आप, हाकिम ज़ादी, बिल्कुल। और इन्होंने मजे मजे के खानों का स्टॉल लगाया हुआ है और खाने खुद तैयार करेंगे, और फिर खानों के साथ है लस्सी का तड़का। तो रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर बाबू इकबाल। मैं जा रही हूँ
जाएं जी, नाश्ता करने जा रही हूँ चलें मैं। जी, हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद हम सोलो शो होगा, ये जाएंगी वहाँ पर मोहिंजोदड़ो चक्कर लगा के वापस चलें आएंगी। जी। आते हैं जी ब्रेक के बाद। तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से आज हम अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं और अच्छे मूड में हैं, तो यकीनन हमारे देखने वाले भी बड़े अच्छे मूड में होंगे। एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं और वो है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट शायकीन के लिए ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। ARY और PTV ने 2 साल के लिए PSL के मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर HD क्वालिटी में PSL के मैचेस देख सकेंगे। जबरदस्त, आप PhD से बहुत मुतासिर हैं। ना। हमारी पहली स्टोरी PhD से मुताल्लिक नहीं, वो है। बहरहाल, भांग गया। HD क्वालिटी में PSL के मैचेस देख पाएंगे और ARY और PTV स्पोर्ट्स ने PSL के सीजन 7 और 8 के लिए मुश्तरका तौर पर तारीख की सबसे बड़ी बोली दी। ARY PTV की मुश्तरका बोली गुज़िश्ता बोली से 50% ज़ायद है। और इसके साथ साथ जाहिर है कि ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ और इदारों के इस्तेहकाम के लिए ARY सरगर्म है और PSL जी, की जी। राइट्स का उसूल इसी सिलसिले की कड़ी है। जो PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा है कि वो ARY और PTV के शुक्रगुजार और हैं। उन्होंने ये बात भी की, एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के CEO और सदर हैं, एक ट्रेंड सेटर हैं और एक बार फिर उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सलमान भाई तो वैसे ही एक ट्रेंड सेटर है, यहाँ भी उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। HD चैनल के साथ भी, कराची किंग्स की फ्रेंचाइज के साथ भी, तो उनकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात है उनको प्रेज ही किया जा सकता है। और एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है आज। ARY और PTV का उन्होंने PSL की मीडिया राइट्स के लिए जो अपनी बिड डाली है वो हमारी रिजर्व प्राइस को भी एक्सीड कर गई और रिकॉर्ड हाई अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पे ले गई। बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, PSL के लिए, फ्रेंचाइजेस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, जो अब एंजॉय कर पाएंगे टॉप क्लास क्वालिटी में PSL के अगले 2 सालों को। अच्छा जी, तो इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमें बराह रास्त वहां से नहीं वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनसे बात हाँ जी, करें जी, शाहिद आप- हाशमी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शाहिद शुक्रिया। हाशमी साहब, जिस तरह का आपका रवायती अंदाज है, हमेशा अच्छे सी आवाज में आप गुनगुना कर हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, तो जी ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी सेलिब्रेशन है, कामयाबी है ARY न्यूज की। तो इस पे कोई अच्छा सा गुनगुना दे जरा पहले। अरे इस पे गुनगुनाना तो थोड़ा आज वेखेगा क्राउड ही गुनगुना नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अगर हिस्सा पहुंचा होता तो फिर गुनगुनाहट होती है। कल क्राउड शाहिद ने भाई, देखा भी कि सबसे बड़ी बोली जो है नहीं, इसको ARY यूं- ऐसा हाँ, उसको यूं कह सकते हैं कि लो फिर वो वाला जो गाना है ना जो अली जफर ने गाया था, लो फिर आ गए अरे जलवा दिखाने। बिल्कुल जी। तो ए स्पोर्ट्स ने जलवा दिखाया था T20 वर्ल्ड छा कप में। गए। तो PSL से पहले भी हम यही कहेंगे कि जी लो फिर आ गए जलवा दिखाने। और ए लीग है हमारी PSL, तो ए स्पोर्ट्स को ही दिखाना चाहिए, किसी और चैनल को नहीं, ए स्पोर्ट्स शाहिद को भाई, दिखाना लेकिन चाहिए। जिस तरह से वो सलमान नसीर साहब ये फरमा रहे थे कि वी एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस, वी मींस द ARY नेटवर्क, Yes. और 50% जायद बोली थी, ये कैसे हुआ? देखिए, जब एक तो कंसोर्शियम था, एक और चैनल था बिडिंग में, तो आपको फिर हाईएस्ट बिड करनी पड़ती है। आपको पता होता है कि जो रिजर्व बेस प्राइस है उससे आपको ऊपर जाना है। और फिर जैसे जैसे PSL हो रही है, 6 एडिशन हो गए, दुनिया में इसका नाम हो रहा है। IPL तो जो इंडिया में होती है वो तो खैर बहुत बड़ी है, उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अब IPL और PSL बिग बैश को के बाद सब लोग जाहिर है कि वी आर द थर्ड बिग लीग, ऐसे ही है। दुनिया हम रिकॉग्नाइज अब कर उसे रही है। सेकंड बिग हम अब सेकंड बिग लीग कह सकते हैं। हाँ। इवन जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है उसके हम एट पार हैं, बल्कि कभी कभी हम उससे भी ऊपर निकल जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास आई बॉल ज्यादा है। हमारे जो तमाशाई जो देखने वाले हैं, नाजरीन है, वो हमारे पास ज्यादा है। जैसे जैसे PSL होगी, इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। थोड़ी सी विंडो अगर हमें ऐसी मिल जाएगी जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्री होंगे, और फिर नए चेयरमैन रमीज राजा ने आते ही कहा था कि हमें बड़े स्टार्स और लेके आना है, तो आप और अपना बजट बढ़ाएं। तो शायद फ्रेंचाइज को साहब, कहा था। अभी तो जैसे तक जैसे जो स्टार्स हमारे पास हैं और उसके साथ हम PSL 7 खेलने जा रहे हैं, ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप? कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जाहिर है। और टीमों में नए प्लेयर भी आए हैं, बड़े स्टार्स भी आए हैं। गो के इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी होती है कि जो इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं या तो वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं या कहीं और लीग में खेल रहे होते हैं, और एक आध लीग आगे पीछे क्लैश भी कर रही होती है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज अपनी पूरी कोशिश करती है
के टॉप स्टार लेके आए, जाहिर है टॉप स्टार आएंगे तो क्राउड भी बिल्कुल ज्यादा ऐसे आएगा ही। और फिर लीग की मकबूलियत भी, अच्छा शाहिद भाई, वैसे लीग की मकबूलियत भी बढ़ेगी। बात यह है कि मुख्तलिफ मैचेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स इंटरनेशनल लेवल के हो रहे हों, तो जाहिर है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, पीसीबी भी देख रहा होता है, जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना होता है वो भी देख रहे होते हैं। कराची में जो गुज़िश्ता दिनों मैचेस हुए वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसके अंदर जो शायकीन का जो जिस तरीके से उनकी आमद थी वो काफ़ी मायूस कुन रही। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है इस पर भी पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये सबकी नज़र होगी कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पीएसएल के मैचेस पे। बिल्कुल मिलकर काम करना होगा। और सबसे अच्छी बात कि ये जो रेजीम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सलमान नसीर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वेस्ट इंडीज के मैचों के दौरान, रमीज राजा जो चेयरमैन है उन्होंने इतराफ किया कि हमसे हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट से गलतियां हुई हैं, हम ऑनलाइन ज्यादा टिकट फरोख्त कर रहे हैं और बहुत से लोगों के पास ऑनलाइन टिकट खरीदने का इंतजाम नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो अब हम बूथ पगड़ी पे मॉल पे भी रखेंगे पीएसएल के टिकट। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि हम किस तरह क्राउड को ट्रैक करेंगे, कॉम्पिटिशंस होंगे ग्राउंड के बाहर फैंस के दरमियान में, कौन कितना अच्छा कमेंटेटर है, और फिर जो विनर होगा कमेंट्री का उसको फाइनल के दिन 1 ओवर की कमेंट्री कराई जाएगी। तो ये अच्छा इंसेंटिव है, इसी तरह के इंसेंटिव देंगे। और खाने पीने की चीजें भी जो स्टैंड्स में होती है बहुत महंगी होती है, उसके ऊपर भी रमीज राजा ने कहा है कि उसमें हम कंसेशन रखवाएंगे। तो सारी चीजें जब करेंगे तमाशा। हम भी बहुत एक्साइटेड है जी। मैच होने में 1 महीना रह गया, तकरीबन आज 24 होगी, 27 को हमारा पहला मैच कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान्स का। शाहिद हाशमी साहब इस पर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं अब और ब्रेक के बाद आएंगे। और छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एक बार फिर मैं और आमना खटाना आपके सामने मौजूद हैं। जी जी, और हमने कमर कस ली है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी कमर कस ली, वो कह रहे हैं अपने लंगोट कस ले। ये हुकूमत जाने वाली है। अच्छा। और उसके अलावा ऑपोजिशन जो है वो बहुत सारी बातें कर रही है। जरदारी साहब जो हैं वो आए रोज, मतलब एकदम से पहले हमने देखा कि जरदारी साहब मंजर आम से गायब थे, बीमार भी कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि जी बिलावल बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे। लेकिन एकदम से अब क्या हुआ, अब सिनेरियो एकदम चेंज हुआ। जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन हुए, बिलावल साहब छुप गए, जरदारी साहब सामने आ गए, और जरदारी साहब आते ही बड़े 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 बयान दाग रहे हैं। अरे उससे बड़ी खबर जो है वो आप मिस कर रही हैं। वो क्या? नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की बातें की जा रही हैं। जी। और जावेद लतीफ साहब ने ये भी कहा है कि अगले माह या हो सकता है इसी माह। जावेद लतीफ साहब ने कहा है? जी, उन्होंने कल ये बात दिसंबर का ही कहा था। हाँ जी, और मैंने आपको कल भी ये बात मेंशन की थी। और मरियम नवाज ने भी कुछ दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब बेचैन है आने के लिए। और हमने ये भी देखा कि अयाज सादिक साहब ने भी ये बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब को मैं अगली बार जाऊंगा तो साथ लेकर आऊंगा। अगली बार कब जाएंगे? 2023 के बाद। अच्छा, ऐसे बयान तो आते रहते हैं। पहले भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस अच्छा, आ लेकिन जाएंगे। ये ऐसे बयानात हैं जिन पे पकड़ नहीं हो सकती। लेकिन सत्ती, इसमें सब में ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ नहीं, ये मेरा अपना तज्जिया है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा शिकस्त का सामना रहा तो उनको लगा कि थोड़ी सी हड्डी हिल चुकी है, तो अब चोट मार दी जाए, तो ऑपोजिशन एकदम से मैदान में आती है। ये किसकी कसाईयों की लॉजिक है, हड्डी हिल जाए तो चोट मारना? ये क्या है? ये क्या? नहीं, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करने का मौका मिल गया, मतलब मजीद चोट मारी जाए बहरहाल, ताकि टूट जाए हड्डी। जस्ट किडिंग। तो ये बहरहाल इस लॉजिक के बारे में मैं पूछूंगा ब्रेक में खटाना से, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें जिस पे हम बात करेंगे। कराची के शहरी वैसे बहुत सी चीज़ों में आगे हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियाँ इतनी करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो जुर्माने भी इनको भरने पड़ते हैं, चालान भी इनको भरने पड़ते हैं। अच्छा, ये उससे हट के है जो नजराने और 50 रुपए इधर हाथ में, 10 रुपए उधर, 20 रुपए इधर, 30 रुपए उधर, वो उसके अलावा है। अच्छा, अब तो 100 है भाई। अब कीमत बढ़ गई। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कीमत बढ़ गई। कितनी दफा दी है वैसे? पूछूंगा मैं बाद में। अच्छा, तो चलें जी, सब पे बात करेंगे। पहले टॉप स्टोरी शामिल कर जी। ये जितनी भी हमारी टॉप स्टोरीज हैं, जैसे भी हम ऑन कैम नहीं आते, मैं पहले ही बात पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे शायद ज्यादा बोलने की आदत है, बीमारी है। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर इफ यू आर मेकिंग सेंस तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस तो फिर ये बीमारी है। तो ये फैसला जो है वो आप भी करेंगी, आवाम भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यू आर डूइंग फाइन। ओके, तो जी हम बात कर रहे थे सियासी हलचल की, और सियासी हलचल हमने देखा कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। हर बंदा कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली
जिस तरह से ऑपोजिशन बड़े बड़े दावे कर रही है, पहले ऑपोजिशन उस तरह से भरपूर ऑपोजिशन करती दिखाई नहीं दे रही थी, अभी भी बयान और बड़े टॉपिक्स पे मतलब हैरानगी की बात यही थी खटाना कि महंगाई इतना बड़ा इशू था, लेकिन उसके ऊपर क्या चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही थी, उनके पुराने बयानात जी। और ऑपोजिशन वैसे जो है बात तो अभी भी सत्ती बयानात तक की है, अब वो तो आगे समझ आएगी कि अमली इकदाम ये क्या करते हैं। और अभी जो बयानात है वो थोड़े पसे पर्दा मुलाकातों के हवाले से हैं, इशारों के हवाले से हैं, डील्स के हवाले से हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है और इनमें कितनी सदाकत है, ये अब जानने की जरूरत है। बिल्कुल जी, एक रिपोर्ट है, इसी पर जरा देखें। सब में जो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं ना मौलाना साहब, वो तो बातें करें लेकिन मौलाना साहब ने काम दिखा दिए, कम पै गया है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अच्छा। ही। तो अब जरा खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शंस के बाद से अब ऑपोजिशन एक बार फिर सर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और जो ताज़ा तरीन गर्मजोशी नजर आ रही है, गर्मा गर्मी नजर आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन वसीम बादामी साहब। तो बादामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ARY न्यूज़ के लिए। तो ये बताएं ज़रा कि पहले मरियम नवाज़ और फिर अब जनाब अयाज सादिक साहब ने खबर सुना दी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और अयाज सादिक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं खुद जाऊंगा अगले महीने उनको लंदन से वापस लाने। तो क्या वाकईतन ऐसा है या अब भी ये जो है वो कोई बयानबाजी की हद तक है? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कुछ चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है जो कि किसी हतमी नतीजे पर मेरे ख्याल में अभी तक बहरहाल नहीं पहुंची है, इसलिए कुछ माहौल बन रहा है। कल नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्पीच में ये इंदिया दिया जो ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से, उनके खानवादे के हवाले से तकरीब थी उसमें कि जल्द आपके दरमियान होगा, और अयाज सादी साहब वगैरह के बयान का तो भी आपने भी हवाला दिया, सबने देखा होगा। तो लेकिन एक बात तय है मेरे ख्याल से, नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे, या उनको अगर ये यकीन ना हो जाए जब तक कि अगर जेल जाना भी है तो बस मुख्तसर मुद्दत के लिए जाना है, लंबा नहीं जाना, तब तक वापस वो नहीं आएंगे। आप याद कीजिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान PDM का इजलास था, जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि क्या उनकी जिंदगी की और सिक्योरिटी की गारंटी देगा कोई, फिर वापस आएंगे वो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यानी ये एक और वजह है, सिर्फ ये वाहिद वजह नहीं, लेकिन एक और वजह है इस बात पे बिलीव करने की कि उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे जब तक उनको यकीन ना हो जाए या यकीन ना दिला दिया जाए कि मामलात उनके लिए बेहतर है। कभी मामला चल जरूर रहा है, किसी हतमी अंजाम तक, किसी नतीजे तक बहरहाल नहीं पहुंचा है। अच्छा वसीम, ये कहेगा जिस तरह से जरदारी साहब का भी बयान सामने आया कि मैं इस्लामाबाद और लाहौर में कैंप लगाने जा रहा हूँ, ये किसके खिलाफ कैंप लगाने जा रहे हैं और क्या वाकई कैंप लगाएंगे वो? अच्छा, इस तरह के बयान पहली मरतबा नहीं आसिफ जरदारी साहब ने, या बिलावल साहब भी कहते हैं अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब हम जाएंगे, मैं लाहौर जाऊंगा, हर महीने लाहौर में इजलास किया करूंगा। ये सारे बयान पहले ही बहुत मरतबा आए। अब चूंकि बल्दियाती इलेक्शन है, पंजाब का सबसे बहुत बड़ा मार्का है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मश्क है इंतखाबी सियासत के तनाजुर में पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन। चूंकि देखें वहाँ का सूबाई अवान तकरीबन 450 का है, तो बल्दियाती में तो कितना हज़ारों आदमी इलेक्शन लड़ रहा होगा, तो ज़ाहिर है सारी जमातें वहाँ पर जाएंगी और अपना किरदार अदा करेंगी, यानी कि कोशिश करेंगी। तो जरदारी साहब यकीनन जाएंगे, अपने तौर पर फ़ाल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं इस बयान को जरदारी साहब के इसी तनाजुर में देखता हूँ, पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात। अच्छा, एक और चीज़, ये अच्छी बात अपनी जगह कि यहाँ से पंजाब से उन्होंने 32,000 वोट ले लिए, कामयाब नहीं हुए, फिर भी मार्जिन जो है वो डिफरेंट था, वोट गेन किए, लेकिन उस तरीके से कारकुन मुतहरिक नहीं है पंजाब में भी। तो इस्लामाबाद में क्या कारकुन मुतहरिक कर पाएगी पीपल्स पार्टी? कोशिश होगी, लेकिन उस अंदाज से तो हरगिज़ भी पीपल्स पार्टी का कारकुन मुतहरिक नहीं हो सकता अभी इस्लामाबाद में या लाहौर में या पूरे पंजाब में, जिस अंदाज से वहाँ पर PMLN का कारकुन मुतहरिक है, PTI का कारकुन मुतहरिक है, फॉर दैट मैटर इवन जमात इस्लामी का कारकुन मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी के अभी पंजाब में बहुत काम करना है। जाहिर है NA 133 का जो नतीजा था वो एक बड़ा मोरल बूस्टर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अच्छा खासा वोट मिला, उसकी अपनी वजूहत भी थी, लेकिन फिर हमने देखा खानेवाल को जो ज़िम्नी हुआ उसमें फिर वोट हुई 5-6 हज़ार तक आ गया। अभी बहुत काम होना है, और पीपल्स पार्टी इसमें दावे जो भी करें उनको भी मालूम है, उनकी आला क़यादत को भी पता है कि हम पंजाब में कहाँ खड़े हैं, तो वो उसी को पैमाना बनाते हैं अपनी कामयाबी जांचने का। तो अगर वो हल्का फुल्का भी अच्छा पावर शो कर लें तो उसको अपनी कामयाबी समझते हैं, इसलिए कि जो मवाजना है वो पिछली कारकर्दगी से है जो कि बहुत ही बुरी है। तो मुतहर्रिक माजी मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी का कारकुन थोड़ा बहुत नज़र आएगा, उस अंदाज से या उसके आसपास भी कहीं नज़र नहीं आएगा जिस अंदाज से बाकी बड़ी जमातों का है पंजाब में।
अच्छा वसीम, एक और चीज़ ये कि जिस तरह से हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपनी सियासत अपनी जगह कर रही है, लेकिन सब में जो फ़ायदा हमें दिखाई दिया वो JUI फे को दिखाई दिया, गैर मामूली कामयाबी हासिल की बल्दियाती इंतखाबात में। क्या समझते हैं आप? देखिए, एक तो मैं अर्ज़ करूं कि ये बल्दियाती के इलेक्शन से पहले कुछ दोस्तों की मेरी राय थी, बल्कि अभी एक प्रोग्राम्स रिकॉर्ड भी हुए हैं जो कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से पहले हुए हैं, ARY के ईयर एंडर प्रोग्राम्स, और वो चलेंगे अभी कुछ दिनों बाद। काशिफ अब्बासी साहब ने उसको होस्ट किया। उसमें भी मैंने अर्ज़ की थी कि मौलाना साहब के कहने में ये बड़ा यकीन है कि अगला जो भी सेटअप होगा, ये बल्दियाती के नताइज से पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की रिकॉर्डिंग कि मौलाना साहब को ये यकीन है कि अगला जो भी सेटअप होगा उसमें उनका अच्छा हिस्सा होगा। अब अगर उनको कोई इतना यकीन है तो ज़ाहिर है उस यकीन की कुछ बड़ी माकूल वजूहात भी होंगी, कुछ खालिसतन सियासी वजूहात भी होंगी, हो सकता है कुछ इसके अलावा वजूहात भी हों। फिर ये खित्ते में जो सारे का सारा एक नया सिनेरियो बना है अफगानिस्तान को लेके, तालिबान को लेके, उसके बाद भी मौलाना साहब भी समझते हैं राइटली सो कि वो नागुज़ीर हैं, वो एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स है जो कि एक ब्रिज का, एक गैप का किरदार अदा कर सकते हैं रियासत और तालिबान के दरमियान व्हेन एंड इफ रिक्वायर्ड, और उनको कम्प्लीटली अवॉइड करके ये काम नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी लगता है कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स भी है कि जिन्होंने पिछले इन 3-4 सालों में बहरहाल ये तो मनवा लिया है कि हम एक अच्छी न्यूसेंस वैल्यू हमारी ज़रूर है, हम एक रौला डाल सकते हैं, हम एक अजाब कर सकते हैं जान, यानी एक तंग कर सकते हैं बार बार। अब कभी सड़क पे आ गए, कभी आगे, अभी भी देखें ना, जब भी PDM की बात होती है सबको पता है कि सड़क पर अगर कारकुन निकलेगा ज़्यादा तो किसका निकलेगा, मौलाना का ही निकलेगा। आप KP की तो छोड़ दीजिए, कराची में जब PDM का जलसा हुआ था, जहां पर जाहिर है पीपल्स पार्टी का वजीर आला है, उस जलसे में भी JUI के कारकुनान ज्यादा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया वसीम आमी, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मौलाना साहब अब नागुज़ीर होते नजर आ रहे हैं। जो बल्दियाती इलेक्शन में उनकी फतह, ऑब्वियसली आगे नेशनल इलेक्शंस के लिए भी डंका उन्होंने बजा दिया, और जो अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके, और आपके इल्म में खटाना कि पहले मामलात क्या थे PDM के, जब ये सरबराही इनको दी गई थी तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि असेंबली में जो है वो नून लीग की 80+ सीट्स हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हैं, बाकी JUI नॉन एग्जिस्टिंग, हाँ, तो वो एक पेपर चेयरमैन है, पेपर सरबराह है, तो उनकी बात कोई क्यों सुनेगा। तो वो फैसला साजी के अमल में भी हमने देखा कि जब भी वो कोई बात करते थे उस पर अमल नहीं होता था, लेकिन अब वो अपनी बात मनवा सकेंगे। और क्रेडिट एक और उनको जाता है, PDM को इकट्ठा करने वाले वो हमेशा उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की, जी एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च पावर तो है ना उनके पास, बनाया था जो लास्ट टाइम हुआ, बेशक वो इतना कामयाब नहीं रहा। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। मरियम नवाज का कल एक ट्वीट जो था वो बड़ा गर्दिश करता रहा सोशल मीडिया पर, उसको बड़ी हाइप भी मिली। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर की और लिखा कि आई हर्ड यू आर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। अच्छा जी, जबरदस्त। तो बड़ा उन्होंने एक पैगाम भी दे दिया इमरान खान साहब को, वज़ीर नवाज शरीफ की तस्वीर, और उसके साथ नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से ये मुखादिम है कि हाँ जी आई एम द कोच। तो लेट्स सी कौन कोचिंग करता है, कौन सा गेम है जिसकी बात हो रही है, क्रिकेट का या कोई और है या सियासत का। तो अब जनाब हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जो गुड़ियां बनाने में महारत रखता है, और गुड़ियां भी नॉर्मल नहीं, खौफनाक गुड़ियां। क्या मतलब है ये इशारा क्या था? वो तस्वीरें दिखाएं जी, जरा दिखाएं जी, लोग खुद ही कंपैरिजन समझ जाए। तो फिर आपका इशारा इस जाने पे, इसमें आप कहाँ है? इस शख्स की बात करते हैं, इसमें आमना कहाँ है? यहाँ पे कोई अच्छा, नहीं है, आमना सेंटर में नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आप यहाँ अच्छा जी, ये वो गुड़ियाएं जो हैदर अली ने बनाई हैं, और आप ये देखें कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है सत्ती, मैं हैरान हो जाती हूँ जब ये चीजें देखती हूँ। ये सिर्फ 18 साल का शख्स है, 18 साल का बच्चा है, बल्कि बच्चा ही कहेंगे, नौजवान है, और बिजनेस की तालीम हासिल कर रहे हैं ये। उसके साथ साथ इस चीज को भी टाइम देना, ये भी इनका बिजनेस भी है और इनका शौक भी है। तो ये इन्हीं से जानेंगे कि कैसे दिलचस्पी पैदा हुई, किस तरह से ये अपना टाइम मैनेज करते हैं। वेलकम करेंगे हैदरी को। हैदर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर कैसे हैं भाई? क्या शानदार डॉल्स हैं भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल दिल खुश हो गया इन डॉल्स को देख के। तो ये कैसे ख्याल कैसे आया कि भाई ये गुड़िया बनाने का काम करना चाहिए, और इतनी खौफनाक गुड़िया? बस ये मुझे मेरी सिस्टर से ये आइडिया मिल गया। अच्छा। 2018 में मैंने ये डॉल कस्टमाइजेशन स्टार्ट की थी। अच्छा। और वो भी एक बहुत ज्यादा पुरानी वाली टूटी फूटी डॉल थी। अच्छा। उस टाइम ओके। तो मैंने ऑयल पेंट्स, उस टाइम में ऑयल पेंटिंग भी करता था, तो इसलिए मैंने ऑयल पेंट से ही उसका फेस बना दिया। अच्छा। लेकिन वो फिर टाइम के साथ साथ वो मिट जाता था। सो देन मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया और
मैंने ऑनलाइन भी ये बस फाइंड कर दिया और फिर मैंने डॉल कस्टमाइजेशन अच्छा। स्टार्ट कर दी। हैदर, हर इंटरेस्ट हाँ के जी। पीछे एक हिस्ट्री होती है। मुझे ये लगता है कि जो मेरा बिल्कुल। परसेप्शन है वो ये कि आप अपनी बहन के साथ ये जो वो गुड़िया गुड़िया खेलना होता है ना, वो तो नहीं कहीं खेले थे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट जी। डेवलप हुआ और फिर बहन के भी बना बना के देना शुरू कर दी। नहीं, वो मेरी बहन जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, जी। तो मैं बस बचपन से ही चाहता था कि उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो बस इसीलिए मैंने उसके लिए फ़र्स्ट टाइम डॉल बना दी और उसके बाद ही मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर दिया और डॉल कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, तो आप जी। ये बताएं कि ये इतना अरसा आपको हो गया है, तो लोग आपको देख के क्या उस पर उनका इंप्रेशन होता है और आपसे ऑर्डर्स वगैरह भी करते हैं कि हाँ यार ये बड़ी खूबसूरत और बड़े हाँ जी। क्लासिक किस्म की डॉल्स हैं? हाँ बिल्कुल, वो मेरे वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्योंकि ये स्टाइल जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अदर आर्टिस्ट से, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरे स्टाइल में। लाइक मैं ज़्यादा क्रीपी और हॉरर कैरेक्टर्स बनाता हूँ, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, और आजकल जो मूवीज वगैरह भी आ रही होती है ना, ये जो चक वाली वो मूवी थी ना, वो चकी की कोई डॉल शॉल बनाई है? हाँ बिल्कुल यार वो तो बिल्कुल, रात मैं को वो ख्वाबों में movie भी कैरेक्टर्स भी बनाता हूँ। हाँ। अच्छा। तो बिल्कुल। हैदर, ये बताएं कि गुड़िया बनाने में कितना टाइम आपको लगता है, कैसे मैनेज करते हैं अपने टाइम को अपने स्टडीज के साथ और बाकी कामों के साथ, बाकी भी हॉबीज? बस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जी। उसके बाद ही मैं जब घर पे वापस आ जाता हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ और रात तक 12-1 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, और एक डॉल अगर बनवानी हो तो कितना चार्ज करते हैं आप? जी। क्योंकि मुझे स्टिल अभी तक गुड़ियों से खेलने का शौक है। हाँ जी। मैं जहाँ जाती हूँ बाहर देखती हूँ, अच्छा खेलने का नहीं, लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्ट Collect करती है, बहुत करने का। पसंद करती है। हाँ। हाँ। पसंद बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना चार्ज बस करते हैं? ये डॉल्स भी जो बस ये मुझे तकरीबन 10 डेज लगते हैं। अच्छा। अच्छा, और ओके। हाँ जी। अगर खरीदनी हो आपसे तो आप कितना चार्ज करेंगे कम से कम? कम से कम 15,000 तक। ओके ओके ओके। ओके। तो इसके ऊपर ऐसा क्या चीजें लगती हैं जी। जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, या फिर कैरेक्टर के हिसाब से आप ये- डिसाइड करते हैं या खरीदने वाले को देख के डिसाइड करते हैं? ये स्प्रेज जो मैं यूज़ करता हूँ इनके फेसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती ओके। है और जो क्लेज वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा, और वो मैं बाहर से मंगवाता हूँ इसलिए। अच्छा। और ये कहिएगा कि आपकी प्रोफाइल में ये भी हमारे सामने आया कि आप पेंटिंग्स भी आप करते हैं, ये काम कब से कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, वैसे बिल्कुल। दोनों चीज़ें ऑब्वियसली जब पेंटिंग्स आप हाँ पेंटिंग्स मैंने 5th क्लास से स्टार्ट की थी। ओहो। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा। और उससे पहले भी जब हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते थे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो सब में मैं जीतता था और सब में अभी मैं हिस्सा लेता हैदर, था। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, डॉल हाउस या एक जी। शोरूम बनाने का इरादा रखते हैं, बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इसको काम को आगे लेके बिल्कुल जाने बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। का? चले जी, विश यू मैं गुड बस यही लक। चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है ये डॉल्स वाली, और बस मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। चलें जी, ज़बरदस्त है हैदर। आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। हाँ। और बड़ी अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं कुछ और आपका एक बिजनेस का आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। बीइंग विद अस। तो बड़ा अच्छा है जी। जी लेकिन जी। अब अभी कीजिएगा। अगली खबर क्या हाँ है? जी, अगली खबर ये है कि जनाब वकार यूनुस साहब, जो कि एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर तो बोरे कोच वाला भी, एक्सप्रेस तो हाँ। रहे हैं, कोच भी रहे हैं और उसके साथ टीम के कोच भी रहे हैं, बॉलिंग कोच भी रहे हैं और हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ उनकी मंसूब रहे हैं। तो चलें जी, इस नज़ारे के बाद अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक लेजेंड की, सदाबहार लेजेंड की, और वो हैं जी मोइन अख्तर, जिनकी आज 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और मोइन अख्तर की अगर हम बात करें, हर दिल अजीज़ हैं, वर्सटाइल फनकार रहे हैं। किस किस चीज़ में उन्होंने काम नहीं किया? अदाकार, गुलकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकार, शोहरत का बामे उरूज हासिल उन्होंने किया है। बिल्कुल जी। और एक कहा यह जाता है कि अगर बल्कि एक फिक्रा हम अक्सर यूज़ करते हैं कि अगर मोइन अख्तर आज जिंदा होते तो 71 बरस के होते। और क्या लेजेंडरी फनकार थे। गूगल ने अपना डूडल भी उनके नाम कर दिया, और ये आप देखें कि किस तरीके से उनको
खराज तहसीन किया है, पेश किया है। और वो जाहिर है कि इम्पर्सनेटर थे, होस्ट थे, मिमिक्री करते थे, राइटर, humor था सिंगर, उनका, डायरेक्टर, कमाल का humor प्रोड्यूसर, था यार। और साथ ही साथ रेडियो पाकिस्तान से अपना काम का आगाज़ किया था। और अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ उन्होंने एक शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे थे। एक आइकन का किरदार उन्होंने हासिल किया था जब उन्होंने रोज़ी का कैरेक्टर किया था, और क्या खूब उसे निभाया था। जी जी, तो जी उन्होंने अपना जो करियर था एज अ कॉमेडियन वो 1966 में उन्होंने स्टार्ट किया था, और जो वर्सेटैलिटी हमें उनमें दिखी, और जो जिस तरह से मैं बात करी हूँ कि 13 साल की उम्र में एग्जैक्टली, और जो डायनामिक उनकी ह्यूमर था उनका, तो उसकी तो हम सभी आज तक तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स, चाहे आप वो व्हाइट एंड ब्लैक वाले और क्लिप्स निकाल के डिसेंट देखें। ह्यूमर Yes, देखें, ह्यूमर बहुत तरह का होता है, उसके अंदर एक दूसरे किसी का मजाक उड़ाया Do you जाता है, remember, लेकिन उनको वो मजाक उड़ाते नहीं थे, वो मजाक क्रिएट करते थे। इमरान उन्हें खान create साहब के करते साथ थे। भी उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो होस्ट कर रहे थे, बिल्कुल। I और remember। खान साहब उसमें कंटिन्यूसली उसके अंदर शर्माए एक भी जा रहे हैं, female, हंसी जा रहे हैं, खातून भी मुस्कुराए थी साथ में जी वहाँ पे जी, बैठी। नाजिया हसन भी थी। नाजिया हसन उस इंटरव्यू में नहीं थी। अच्छा, फिर आप वो दूसरे की बात करें, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। लेकिन उनका कोई भी आप इंटरव्यू उठा के देख लें, उसमें जो गेस्ट आया था उन सबको वो उन्होंने ऐसा एंटरटेन किया कि वो बस हंसते ही चले गए, और बिल्कुल ऐसे ऐसे सवालात वो दाग देते थे। इंग्लिश, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, मेमनी, पश्तो, गुजराती और उर्दू, ये वो ज़बानें थी जिन पर उन्हें अबूर हासिल था। जी। और क्या AR भाई के साथ जो वो करते थे, लूज टॉक जो अनवर मकसूद साहब होस्ट किया करते थे, और क्या उसके अंदर उनकी इम्पर्सनेशन थी, कितने कैरेक्टर्स उन्होंने हर शो में डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ वो आते थे। शेक्सपियर का भी और उन्होंने किरदार उसके अंदर निभाया। ना सिर्फ ये कि चेहरा बदल के, बल्कि तमाम तर एक्सेंट, टोन, सारी चीजें, और क्या प्राइड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस stand-up उनको comedy मिला, थी। सितारा इम्तियाज उनको मिला। तो जी आज हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल अभी जी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और अब क्या क्या है अब? अच्छा जी, अभी हम बात करने वाले हैं कराची वालों की। अच्छा जी। और कराची में बहुत सारे, हमने खबरें पहले भी, आपने भी बताया कि आज चालान बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं जी मोटरसाइकिल्स की, क्योंकि आपने वो बात की थी ना कि कराची में बहुत सारे चालान हो जाते हैं, हाँ, वो तो अभी इसका बात ख्याल नहीं करेंगे करते। और इसी से कनेक्टेड एक खबर है, वो वो ये क्या? कि मोटरसाइकिल्स तो आपने बहुत देखी है, स्पोर्ट्स बाइक भी इन रहती हैं, लड़कों को खासा शौक होता है इसका। लेकिन क्या आपने एक ऐसी मोटरसाइकिल देखी है सती, नहीं। जो 16 फीट लंबी है? नहीं देखी। 16 फीट लंबी ये अब बाइक है, देखिए। और इस पे बैक वक्त 1 दर्जन लोग सवार हो सकते हैं। अब हमने देखा है कि अक्सर सड़कों पे जो मोटरसाइकिल जा रही होती हैं उस पे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठे होते हैं, पूरी फैमिली को बिठा के बैठे होते अच्छा, हैं। आप चेक करें, लेकिन वो बेचारे ये कितनी मुश्किल से एडजस्ट करते होंगे। जिन्होंने ये बाइक बनाई है वो पुलिस हवालदार हैं, और उन्होंने ये लंबी बाइक बनाई है, और ये इस बाइक पे स्टंट भी करते हैं। जी। अच्छा, इस बाइक को वैसे टेक्निकली देखा Oh जाए तो इसको God. चलाना, इसको मैनेज करना Look at आम him. सड़कों पर किस तरीके से ये होता होगा। और जस्ट लाइक अ स्पाइडरमैन। आप देख रहे हैं वो उसी तरह से स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं? नहीं। क्यों? लेकिन अच्छा I'm है। just kidding. लेकिन बात ये है कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 300 सीसी का इंजन इसमें नस्ब है जी, और दो stand। म्यूजिक का इंतजाम भी है। अच्छा, ये लॉन्ग बड़ी जर्नीज के लिए हो detailed सकता बाइक है ये। है। हाँ, लेकिन एक देखें कि ये लॉन्ग जर्नीज के लिए हो सकता है। ये कराची के गली मोहल्लों में ये नहीं चल सकती बाइक, Obviously। क्योंकि मुड़ेगी कैसे फिर। 16 फीट है ना, हाँ। आप ये देखें। और इसमें मैं वो बात कर रही हूँ कि वो फैमिली जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठते थे एक बाइक पे, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होते थे, लेकिन इसमें आप पूरे 1 दर्जन लोग बिठा सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी स्पेक्स बता दूं, इसके 300 सीसी का इंजन है, 2 स्टैंड है, अदर एक स्टैंड पे वो ज़ाहिर है खड़ी नहीं हो सकती, 3 ब्रेक्स लगाई गई हैं ताकि ब्रेक प्रॉपर्ली लग सके, और रेडिएटर भी नस्ब है। अब इसके पीछे क्या माइंड है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू आपको कहेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको इतनी लंबी मोटर बाइक बनाने का ख्याल कैसे आया, क्या माइंडसेट था और किस तरह से कर लिया आपने? इसलिए ख्याल आया कि मैं अपने पाकिस्तान को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है। काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ बनाऊँ मेरे अपने पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में मकसद नाम हो। इस वजह से मैंने ये बनाई है बाइकें, काफ़ी चीज़ें बनाई है, मगर बाइक बनाने का यही मकसद है कि और भी बनाऊंगा मैं। भाई इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना अली साहब, हाँ। वो चक्कर ये है कि हम बस कैलकुलेट ही करते रहते हैं कि इतना फ्यूल डलवाया, गाड़ी वाले हो बाइक वाले हो, इतने पैसों में इतना, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी ये जरा बता दें। 1 किलोमीटर पे ये 35 से 30 करती है, इसलिए कि अल्टेशन किया हुआ है इसका कार्बोरेटर को मैंने। अच्छा, तो 35 से 30 किलोमीटर ये चलती है। जबरदस्त भाई। अच्छा, और ये भी कहिएगा अली साहब, कितने में आपने ये बाइक तैयार कर ली और कितना खर्चा इस पे एस्टिमेट करें तो कितना खर्चा आया होगा?
मोटरसाइकिल बनाई है 3 महीने में, और ख़र्चा तो इसका मकसद कंफर्म मैं नहीं बता सकता कि कितना हुआ। ये है कि तकरीबन ये समझो कि 3 या 3.5 लाख रुपए लगा होगा, मगर कंफर्म नहीं है ये। अच्छा, जैसे ट्रेल्स के साथ है कि ऊंची बाइक्स होती हैं तो चलाना हर किसी के आसान नहीं होता, ये इतनी लंबी बाइक है तो इसके लिए कोई तरबियत लेनी पड़ती है, कोई भी चला सकता है इसको? ये तकरीबन इसको चलाने के लिए मकसद 6 फीट का होना लाजमी है और हैवी लाइसेंस होना लाजमी है। इसलिए कि इसकी लेंथ लंबी है कि अगर अनाड़ी आदमी चलाएगा इसको गिरा देगा, इसको स्टैंड से ही उतार नहीं सकता। जो इसके जो वजन है ना वो तकरीबन ये है कि 270 केजी वजन है इसका। हर आदमी इसको स्टैंड से ही नहीं उतार सकता, चलाना तो बहुत दूर है। तो ये कहेगा कि जिस तरह से भी मेंशन कर रहे थे कि जो तंग गलियां होती हैं वहां से तो बहुत मुश्किल होता है बाइक को मोड़ना। हाँ। तो किस तरह से मैनेज करते हैं ये, क्या मुड़ सकती है वहां से बाइक? जाहिर बात है लंबी बाइक है, मुश्किल तो होती है, मगर यह है कि अब आस्ते आस्ते जब आदमी मकसद कहने का चलाता है तो उसके अंदर वो हैवी हो जाता है या बाइक हैवी हो जाती है। अब मैं बाइक के ऊपर हैवी हूँ, जो मैं मकसद कहने का आराम से आंखें बंद करके मोड़ लेता हूँ। क्या बात है जी, लेकिन आंखें खुली रख के ही मोड़िएगा वरना फिर अल्लाह रहम करे। अच्छा ये बताएं कि एशिया या दुनिया में इतनी लंबी बाइक किसी ने इससे पहले बनाई है जितनी लंबी आपने बनाई है? अभी एशिया का पूरा मेरा रिकॉर्ड है कि पूरे एशिया में इतनी बड़ी मोटरसाइकिल किसी ने बनाई नहीं है। अच्छा। और मैं लगातार इसको चला रहा हूँ। लोग तो बना के उसको तोड़ फोड़ के रख देते हैं, मगर मैं मुसलसल इसको चला रहा हूँ। 15 दिन में, हफ्ते में 15 दिन में इसको रेगुलर में निकालता हूँ बाहर कि लोग पब्लिक देखें इसको। चले जी, इनक्रेडिबल अली मोहम्मद मेमन साहब था और बता रहे थे कि किन किन तजुर्बात से उनको गुजरना पड़ता है और मुश्किल तो आती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ ऑब्वियसली आप लेकर आए हैं सामने तो अप्रिशिएट करना। हाँ, लेकिन आंखें खोल के चलाएं। हाँ ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ज़रा हम आपको बताएं कि कराची शहर कायद यानी कि मिनी पाकिस्तान जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और कहा यह जाता है कि मुल्क का जो 70% जो रेवेन्यू है वो शहर कायद से जनरेट होता है। उसके बहुत से तरीके हैं कि कहाँ से जनरेट होता है। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जुर्माने भी सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। इसका मकसद ये है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लाहौर और इस्लामाबाद में जो बड़े शहर हैं उनमें अगर आप देखें तो वफाकी दारुल हुकूमत में सब लोगों को पता है कि उनकी लेन क्या है, किस लेन को फॉलो करना है, सीट बेल्ट पहननी है क्योंकि निज़ाम सख्त है। लाहौर में भी लोग खासी हद तक फॉलो करते हैं, बल्कि अब तो वो तस्वीर खिंच के आ जाती है तो वो बड़े मसले होते हैं। कराची में ऐसा नहीं है। एहतियाती उरूज पर है कराची में। और अभी जो सलमान हमें बता रहे हैं वो ये कि 90 करोड़ के करीब ये बेहतियाती पहुंच चुकी है क्योंकि चालान और जुर्माने जमा करवा रहे हैं शहरी। क्या इस रिपोर्ट में वो आपको दिखा देते हैं? भाई क्या शानदार रिपोर्ट बनाई है, मुफस्सिल रिपोर्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक इसके अंदर जो है उस पर मुझे है, एक तो नॉर्मल ड्राइवर्स अगर उनको गली मोहल्लों में या उससे हटके भी पकड़ा जाए तो उस पर भी जुर्माने कहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि देयर आर सो मेनी किड्स जो कि गाड़ियां चला रहे होते हैं। गली मोहल्लों से ही वो स्टार्ट होता है और गली मोहल्ले वाले अगर उनको रोकें तो फिर आगे ना नौबत जाए। दूसरा ये जो मोबाइल सुनते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब हम भी मोबाइल फोन यूज करते हैं लेकिन उसके साथ आपका ब्लूटूथ हेडसेट हो या हैंड्स फ्री हो, कुछ लगाएं ताकि आप यूं करके चला के जा रहे होंगे, सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे होंगे। हैंड्स फ्री भी नहीं यूज करना चाहिए, आपको फुली फोकस्ड होना चाहिए। नहीं वो अलाउ है, हैंड्स फ्री अलाउ है। नहीं लेकिन फिर भी आपको फुली फोकस्ड होना चाहिए। आप यूज कर सकते हैं और फोन आपके हाथ में ना हो, कान पे लगाया ना हो। आपके हाथ जो हैं वो नहीं होने चाहिए, मतलब ये कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे होने चाहिए। तो हैंड फ्रीज के साथ, ब्लूटूथ के साथ आप यूज कर सकते हैं। ये पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है और ये ट्रैफिक के बायलॉज की बुक है, उसके अंदर भी ये चीज़ें रिटन है। तो कवानीन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी भी बचाइए, दूसरों की भी बचाइए और जुर्मानों से भी निजात पाइए। बिल्कुल। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और फिर मज़ीद खबरें आपसे शेयर करते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। एक स्टोरी है जो दादू से है और यहाँ पर पसंद की शादी अमीना को मौत तक ले गई। अमीना के सोशल मीडिया पर जो ऑडियो बयान से ये जाहिर होता है कि उसके वालिदैन जो हैं वो उसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वालिदैन ये कह रहे हैं कि अमीना ने खुदकुशी की है। अब ये मामला क्या है, मुअम्मा तो हल तलब है, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं मज़ीद क्या तफसीरात हैं। और इस पे बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली हमें ज्वाइन कर रही हैं, ये इंचार्ज हैं वेमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। इंस्पेक्टर साहिबा, ये ज़रा बताइएगा कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे क्या पता चल सका है? ये मर्डर है, खुदकुशी है, ये क्या है? जी अभी तहकीकात जारी है। हम जाए वक़्त भी गए हैं, वहाँ पे हमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, पड़ोसियों से मिले हैं। बज़ाहिर तो सब यही कह रहे हैं कि जब हम घर में दाखिल हुए तो वो
हैंग की हुई थी ना दरख्त में, जैसा कि फुटेजेस में सबने देखा हुआ है। तो अभी हम मुकम्मल जांच कंप्लीट नहीं की, अभी हमारी जांच जारी है। अच्छा, ये कहिएगा कि जिस तरह से अमीना की एक सोशल मीडिया पर ऑडियो भी सामने आई और उसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी दी अपने घर वालों की तरफ से कि ये मुझे करंट लगा कर मारना चाहते हैं, तो इस पहलू को भी आप इन्वेस्टिगेट करें, घर वालों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है? देखिए जी, अभी तो ये भी साबित नहीं आया कि ये आवाज़ अमीना की है, क्योंकि जो वो उसका शोहर कहला रहा है उसने डायरेक्ट अपनी मोबाइल नहीं दी जिसमें कोई ऑडियो हो, उसने व्हाट्सएप से किसी से ली है, इसलिए हमने उससे वो मोबाइल लेकर फॉरेंसिक के लिए भेजा हुआ है। अच्छा, ठीक जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, क्लियर नहीं हो जाता कि ये अमीना ही है और उसने अपने शोहर से बात की है, तब तक ये कबल वक्त है। अच्छा, अगर ये प्रूव हो जाता है, जैसे कि उसने इल्जाम लगाया और ऑडियो फॉरेंसिक से सही उसकी साबित हो जाती है, तो उसको जो धमकियां दी गई थी, तो कार्रवाई तो ऑब्वियसली उस पर इनिशिएट की जाएगी। मोटिव सामने आ चुका है फिर तो। देखें, अमीना धमकियों की बात अपने शोहर से कर रही, और शोहर बकौल उसके कि वो कैद में थी, ये था, वो तो बाहर था ना। अगर उसको धमकियां दे रहे थे कोई, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं आया, उसने पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली? तो इस वजह से जब तक मुकम्मल जांच कंप्लीट नहीं होती, मेडिकल नहीं आता, तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब मेडिकल आएगा, फॉरेंसिक से मोबाइल का डेटा आएगा, तब ही कुछ कह सकते हैं, और तब अगर कोई भी गुनाहगार निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है जी। इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली हमारे साथ मौजूद थी, इस मामले के हवाले से बता रही थी कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। बेहद शुक्रिया आपका। तो अब जनाब कुछ आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, लोगों को जो मुश्किलात दरपेश हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और मुश्किलात में कई पानी का मसला हो, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हों, वो बड़े मौजूद हैं। और तो हम जब हमने देखा कि जब भी कोई गवर्नमेंट आने लगती है, उससे पहले बहुत सारे दावे किए जाते हैं, मंशूर पर बहुत कुछ होता है, लेकिन जब मामला आता है, जब हुक्मरान जब आते हैं उसमें हुकूमत में, लेकिन उसके बाद हमें वो तरक्याती पैकेजेस का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन दिखाई काम कहीं नहीं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐलान भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम तस्करा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का इलाका है कोट मिठन, और वो आज भी अदम तवज्जुही का शिकार है और कच्चे का दराए इलाका पुल से महरूम है। तो अभी तक उसकी वजह से आप जस्ट इमेजिन कि क्या मुश्किलात होती होंगी। तो हमारे नुमाइंदे हैं आशिक फरीद, इस रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, आपको जरा दिखाते हैं। अच्छा जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कर ली और ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी रिपोर्ट्स दिखाना, और अब हम मजीद भी इनको हाईलाइट करेंगे आगे चल के, क्योंकि मसला ये है कि अब इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे हैं, ऑपोजिशन सड़कों पर निकलेगी, गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि उसने परफॉर्म करना है, तो पैकेजेस के ऐलान जाने से पहले भी बड़े किए जाते हैं, वरना आवाम छुट्टी करवा देगी, और अभी हमारी भी छुट्टी का टाइम हो रहा है। तो जी आपसे इजाज़त का वक्त हो गया, और इंशाल्लाह मंडे को आपको मदीहा नकवी और अशफाक के साथ सत्ती ज्वाइन करेंगे। आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया आपने बताना। चलें जी, और शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखे और कोई हमें बुरी खबर वीकेंड के बाद अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।